आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। इसके साथ ही सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ ही आज के क्लास में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कल हमने क्रॉनिकल को बताया था कि क्रॉनिकल कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा उसमें इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है या कौन बिल्कुल कम इम्पॉर्टेंट है या इग्नोर करने लायक है, वो सब चीज़ें मैंने बता दिया है। और हमेशा मैंने दो मैगजीन बताया है कि कम से कम दो मैगजीन आप फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए। पहला मैंने घटनासार बताया था, लेकिन घटनासार हर 6 महीने पे आता है, तो आप 6 महीने पे ही इसे ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने एक क्रॉनिकल बताया था जो मंथली मैगजीन है। केवल दो, बहुत ज़्यादा बोझ पालने की ज़रूरत नहीं है। केवल दो मैगजीन आप पढ़िए जहां से आपका 90-95% करंट अफेयर्स, 90% तो मान ही के चलिए कि आपका काम हो जाएगा यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। बाकी एक दो प्रश्न ऐसे आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं जो आपको कहीं नहीं दिखाई देते जल्दी। ठीक है, तो हमें 90% को ही कवर करना है, उतना कर लिए तो मेरा काम हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हम लोग कर जाएंगे, ऐसे फोकस करना चाहिए। तो कल क्रॉनिकल का सारा क्लास हो चुका है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्रॉनिकल के बाद हमने घटनासार पे बनाया है। घटनासार पे बहुत सारे प्रश्न हैं और सबसे पहला प्रश्न है, लोग पूछते हैं कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स का मतलब होता है 1 साल, 1 ईयर, यानी 12 महीने, कम से कम 12 महीने। हाँ, ये बात अलग है कि 6 से 7 महीने कि करंट अफेयर से लगभग आपका 70% काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, 70% काम आपका हो जाएगा। बशर्ते जो 30% बच रहा है, इसी को कवर करने के लिए आपको 3-4 महीने और एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 7-8 महीने का आप पढ़ रहे हैं तो आप 2-4 महीने का और पढ़ लीजिए। अगर एक दो प्रश्न भी आपका उससे सही हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि लोग एक एक प्रश्न, एक एक दो दो नंबर से बाहर हो जाते हैं। अब तो माइनस मार्किंग है तो पॉइंट से भी लोग बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए लाभदायक होगा कि सही तरीका यही है कि आप 12 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ें। ठीक है, और अगर वो भी नहीं करना है तो इतना तो जरूर ध्यान दीजिए कि जनवरी 2024 से लेकर के जब तक एग्जाम है, जैसे पीसीएस 27 अक्टूबर को है, तो आपको मिल जाएगा अक्टूबर से पहले का जो न्यूज, मतलब कि लगभग 30 सितंबर तक तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेपर वगैरह छपने का कार्य हो जाता है तो फिर उसके बाद का नहीं पूछा जाता है कि 15 अक्टूबर तक आप पढ़े पढ़े हैं। वो करंट अफेयर जल्दी नहीं पूछता है, पेपर छपने में समय लगता है, तो 15-20 दिन पहले ही पेपर छप जाता है। ठीक है, तो वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कम से कम 30 सितंबर तक पढ़ के जाइए, जनवरी 2024 से 30 सितंबर तक, इतना मिनिमम करना चाहिए। अब बात करते हैं घटनासार कैसे पढ़ने से ज्यादा याद रहेगा। और मैंने एक लाइन लिखा है, 90% लोग इस किताब को गलत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्या है, कैसे गलत स्टार्ट करते हैं, तो मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ। किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, ये सब चीजें बताएंगे। करंट का जो रोल है आपके एग्जाम में, 30-35 प्रश्न देखिए पीसीएस में पूछा जाता है, कम से कम 30 से 35 प्रश्न। ठीक है, कभी कभी यह संख्या 40 भी चली जाती है। ठीक है, पीसीएस 2009 हुआ था, लगभग 2011 या 10 में हुआ था, उसमें बताऊं मैं आपको लगभग 50 करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे गए थे। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि पीसीएस में 30 से 35 प्रश्न आता है, और आरओ में इस बार तो 20 ही पूछा था, लेकिन कभी कभी 25-30 प्रश्न भी हो जाते हैं। ठीक है, प्री क्वालिफाई में करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स और छोटे छोटे चीजों को पढ़ करके लोगों का बार बार फ्री हो जाता है, जो ऑफिस में काम करते हैं या जिसके पास समय का अभाव रहता है। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर अगर आपने करंट अफेयर्स में लापरवाही किया तो प्रारंभिक परीक्षा आपका रुकना तय हो जाएगा, इतना जान लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का 150 में 100 प्लस जीएस में ही कर लेता है, ऐसा कोई नहीं है। दो चार प्रश्न किसी का अगर आगे पीछे हो जाता है तो उनका समय सही होता है, पढ़ के पढ़ा हुआ चीज आ जाता है। लेकिन करंट आप लापरवाही नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, 35 अगर पूछ रहा है तो किसी भी सूरत में 30 प्लस रहने की कोशिश करिए। ठीक है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और बात करते हैं, देखिए ये तो आपका पहला पेज है, पलटते ही मिल जाएगा, इसमें विषय सूची पूरा दिया हुआ है।
और पहला ही देखिए अद्यतन सार संग्रह दिया हुआ है 1 से 14 पेज में, ठीक है, वन लाइनर टाइप का। उसके बाद आता है राष्ट्रीय घटनाओं की का क्रम आता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम आता है, फिर आर्थिक घटना, फिर उत्तर प्रदेश विशेष दिया रहता है, फिर समसामयिक अर्धवार्षिकी। देखो यहाँ से दूसरे नंबर से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट में लिखा रहता है। और ये जो पोर्शन होता है ना, नवीनतम पुरस्कार तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक मान चलिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। कैसे, मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। खेल जगत की बात है, आजकल बहुत ही कम आते हैं प्रश्न, लेकिन जो है तब भी एक दो महत्वपूर्ण आते ही हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण दिवस और थीम से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। आगे चर्चा करते हैं। देखो गलत क्यों पढ़ते हैं 90% लोग। जैसे मैंने वन लाइनर की बात किया, यहाँ पे देखो जब घटना सार आप खोलोगे तो पहला पेज यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से अद्यतन सार संग्रह यानी वन लाइनर। यहाँ पे राष्ट्रीय का दिया रहता है 2 3 4 पेज में, फिर अंतरराष्ट्रीय का दिया रहता है, इसी तरह आर्थिकी, और उसके बाद खेल जगत, सबका दिया रहता है वन लाइनर में। लोग शुरू करते हैं पहले पेज से, हालांकि और किताबों को ठीक है आप पहले पेज से पढ़ रहे हो, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पहले पेज से नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पीछे कारण है। क्योंकि जैसे राष्ट्रीय वहां पे विस्तार में, आगे आप जाओगे 14 15 पेज के बाद तो राष्ट्रीय घटनाओं को विस्तार में दिया हुआ है, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय को दिया हुआ है, खेल जगत दिया है, सारा चीज जो है विस्तार से दिया हुआ है। जब आप वहां से पढ़ोगे, वहां से सारी चीजें पढ़ लो, वन लाइनर 14 15 पेज छोड़ दो, पढ़ो आप डिटेल्स जहां दिया हुआ है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इन सब चीजों को। वहां से पढ़ने के बाद जब किताब को लास्ट पेज तक खत्म कर दो, तब आप आओ वन लाइनर में। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जब आप वहां से पढ़े रहोगे, जब चीजें यहाँ पढ़ोगे, तो वहीं की सारी चीजें आपको यहाँ पे लगभग लगभग मान के चलिए 80 90% वही चीजें यहाँ पे वन लाइनर रूप में दिया रहता है, ताकि आप जल्दी से, समय कम हो तो जल्दी से रिवीजन कर लें। तो क्या होगा कि जब आप वहां से पढ़ लोगे, जब यहाँ आओगे पढ़ने के लिए, तो बहुत ही आसानी से पढ़ लोगे। और दूसरी चीज, आपका दिमाग क्लिक करेगा कि अरे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं मीन्स इसी किताब में मैंने पढ़ा था। आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये मैंने पढ़ा था, आपको याद आने लगेगा। जैसे बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि ये पता नहीं याद है कि भूल गया, इसी में लोग परेशान रहते हैं कि लगता है सब पढ़े हैं लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं। तो उससे ये भी फायदा होगा कि आपको लगेगा, ये दिमाग क्लिक जब करेगा कि हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे याद तो आ रहा है, बस यहीं पे आपका काम हो जाना है। यही तो एग्जाम में होना है। एग्जाम में जब आपको 4 विकल्प मिलेगा ABCD, तो वहां पे यही तो पहचानना है कि हाँ यही मैंने पढ़ा था, बस हो गया आपका काम, आपका प्रश्न सही हो गया। मुस्कुराइए आप कि आपका प्रश्न सही हो गया, ठीक है। तो बस, और करंट रटा नहीं जाता है मेरे भाई, धीरे धीरे पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़ा जाता है। और जो वहां की चीजें वन लाइनर में आपके क्लिक कर रही हैं, यही काम तो एग्जाम में पेपर जब मिलेगा तो यही तो करना है, क्लिक ही तो कराना है। और क्या करना है, रट के थोड़ी ना जाओगे करंट अफेयर्स 1 साल का। कोई चीज रटा नहीं जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है और पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं छमाही अर्धवार्षिकी है, और जनवरी 2024 से जून 2024 तक दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ डालिए, और उसके साथ क्रॉनिकल आपने लगाया है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। इस तरह से आप वन लाइनर सारा छोड़ दीजिए, लगभग 15 पेज में दिया हुआ है, इनको पहले आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ना चाहिए लास्ट में, ठीक है। ये सब मैंने कुछ कुछ पेज निकाला है। अब देखिए यहाँ 15 पेज यानी 14 पेज तक आपका वन लाइनर था, 15 पेज से राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी शुरू हो गई है। यहाँ से आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ना है, और इसमें भी बहुत सी चीजें फालतू की होती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, उसे छोड़ना है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जैसे 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ओके, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है, लगभग लगभग सबको पता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको पहले ही अक्षर से, पहले ही शब्द से ध्यान रखना है। कौन सी लोकसभा चुनाव है भैया, 18वीं लोकसभा है। कभी कभी विकल्प बना देगा कौन सी लोकसभा है, 17वीं 18वीं 16वीं, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 18वीं लोकसभा चुनाव था, और मोदी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मजाक करना हुआ पेपर में तो कोई बना दिया कौन सी बार बने हैं प्रधानमंत्री, तो बात अलग है। नहीं तो ये सभी जानते, इतना सरल प्रश्न नहीं बनता है अक्सर, खास करके पीसीएस आरओ में। ठीक है, इसके बाद आप यहां से शुरू करें। 18वीं लोकसभा आपका समझ में आ गया। ठीक है, ये सब चुनाव हुआ, ये एनडीए की जीत के बाद मोदी जी जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल सही है, सभी लोग जानते हैं, न्यूज सुनते हैं, और कॉमन सेंस की बात है कि आप देख रहे हैं लगातार 2014 से बने हुए हैं, और तीसरी बार लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है बने हैं तीसरी बार। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है दूसरे पैरा से। देखो, पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री, यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं किसके बाद, पंडित नेहरू के बाद, जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बार 26 मई 2014 को बने, दूसरी बार 30 मई 2019 को, और आपका दूसरी बार हो गया, तीसरी बार आपका डेट दिया हुआ है 9 जून 2024। ठीक है, अब इसके पहले जवाहरलाल नेहरू कितनी बार बने थे आपको पता है, जीएस में भी बार बार आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है, चलो 239 सीटें तो आपको तैयार है एनडीए मिलकर जीती है, और बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें जीती है। ठीक है, यहां से आपका काम हो गया है। ठीक है, ये ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आना है कि भाई यहां देखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्वतंत्र भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं मोदी, 20वें क्रम के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग पोलिटी में पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये सब सारी चीजें जो हैं, 5 नेताओं ने, 30 नेताओं ने, ये सब पूछता नहीं करंट अफेयर्स में अक्सर। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं में, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आमंत्रित किए गए। इसमें से आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां से हो सकता है, पूछ दिया कि कौन से, ऑप्शन दे देगा, कौन से देश के राष्ट्रपति नहीं आए थे या कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे। आपको पता अगर रहेगा तो आप आराम से यहां से कर लेंगे, 4-5 देशों के जो भी प्रमुख आए थे। ठीक है, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें नहीं पूछती हैं। रही बात है मंत्रालय की, तो हाँ, मोदी के मंत्रिमंडल में 7 जो है महिला मंत्री ली हैं, वो तो ठीक है। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या 71 है, कभी कभी पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा। 7 महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है मंत्रिमंडल में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। मंत्रिमंडल की बात है, जल्दी तो नहीं पूछता है, बशर्ते कि आप अपने सामान्य जानकारी के लिए भी अगर ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बाय द वे कोई पूछ भी देता है तो इस बहाने आप कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मंत्रिमंडल का हो गया, राज्य मंत्री हो गया, ये सब जल्दी पूछता नहीं, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब पूरा रटिए नाम किसी का बैठ करके। ठीक है, अरे कहाँ से वन लाइनर आ गया। हाँ, ये हो गया। अब मैं एक समझा रहा हूं, बाद में मैं धीरे धीरे सबको पढ़ा दूंगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव में क्या क्या हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, चरण भी पूछ देता है। ठीक है, कब से कब तक हुआ है इसका ध्यान रखिएगा। मतगणना जो हुआ कब हुआ, चुनाव परिणाम में क्या हुआ, ये सब चीजें जो है आप पढ़ लेंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए बहुमत प्राप्त किया एनडीए ने। ठीक है, उसके बाद जो है ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखिएगा सीटें वगैरह थोड़ा सा, अभी आगे मैं इसके बारे में बताता हूं। लोकसभा के इन परिणामों ने विभिन्न पूर्वानुमानों साथ साथ 2 दिन पूर्व 2 दिन एग्जिट पोल को भी गलत साबित कर दिया। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें पूछता नहीं। हाँ, पढ़ने की जो जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी कभी पूछ देता है सुमेलित करने के लिए कि कौन कितनी सीटें पाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए पाई है 240। दूसरे नंबर पे है भैया कौन सा है, झारखंड है। ये तो इनकी पार्टी में जो एनडीए में शामिल है उनकी सीटों को बता रहा, तो ये नहीं पूछता है जल्दी, सबका नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब जल्दी नहीं पूछेगा। कहाँ से पूछेगा कि भाई
सबसे बड़ी पार्टी कौन है? सॉरी, भाजपा है, कितनी सीटें? 240। दूसरी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 99। समाजवादी पार्टी पूछ सकता है तीसरे नंबर पर कितनी है? 37 है। तो इस तरह से पूछ सकता है, बीच से भी दे सकता है, हो सकता है कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो ऊपर के एक दो को उसको पता है, सबको पता है कि भाई भाजपा जो है 240 पाई है और कांग्रेस 99 सीटें पाई है। तो हो सकता है एक दो नाम पूछ करके नीचे से पूछ दे, तो इसको ध्यान रखना है कि कौन तीसरे पे है, कौन चौथे पे है। 4-5 पार्टियों का ध्यान रखिए, बाकी और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ कह रहा है भाजपा के मुकेश दलाल सूरत निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान थोड़ा रखना है कि इनका नाम क्या है और निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। उनकी आयु क्या है? 25 वर्ष 3 माह है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर से लोजपा यानी रामविलास के टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी बार सबसे युवा सांसद है। इनकी आयु 25 वर्ष 11 माह है। ठीक है, भाजपा के शंकर लालवाड़ी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों से चुने गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कोई पूछ देगा कि सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीता है, तो ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, यहीं पे मिनिमम का भी दिया है, 48 मतों के अंतर से मुंबई शिवसेना के रविंद्र वायकर ने चुनाव जीता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इस तरह से यहाँ पे देखिए 18वीं लोकसभा में निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं चुनी गई हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी बहुत चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बहुत पूछी नहीं जाती है। ओम बिरला की बात है तो फिर से जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, आप सभी को पता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुआ। तो बहुत कुछ इसमें नहीं देखना है, बस देखना है कि सिक्किम से कौन बना है मुख्यमंत्री। ठीक है, और किस पार्टी का है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू बने हैं। ठीक है, ये 60 सदस्यीय विधानसभा है, ये सब चीजें जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, बस पूछ देगा कि मुख्यमंत्री यहाँ से कौन बने हैं। ठीक है, यही बहुत है, किस पार्टी के हैं ये बहुत है। ठीक है, इसी तरह आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू बने हैं नई सरकार में। ठीक है, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग बने हैं, बस नाम जानते रहिए। इसमें सीट कितना पाया, ये सब चीजें जल्दी आज तक तो पूछा नहीं है फिलहाल। ठीक है, इस तरह से चीजें आप देखते चले। राष्ट्रीय सूचनाओं को आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जैसे अब उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। तो भाई पहली बार गठन हुआ, आपने इसको फोकस कर लिया। मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा मुख्यमंत्री बने हैं, वहां पर बीजेपी सरकार की पहली बार सरकार बनी है। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब चीजें पूछती नहीं है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही ट्रेंड रहा है प्रश्न पूछने का। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन क्यों आई, ये इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना आई, 2 दिवसीय यात्रा पर आई, ये सब सही है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में भी शामिल हुई, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। क्या क्या इनके साथ वार्ता हुआ, क्या समझौता हुआ, कितने हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है कि भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यहां से आपने फोकस कर दिया, तीस्ता नदी जल संरक्षण संबंधित 10 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, उसके बाद जो है भारत और ये सब तो चीजें एक राउंड पढ़ ही लीजिएगा। फिर बांग्लादेश और भारत ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा, ट्रेन सेवा और बस सेवा स्टार्ट करने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ से, राजशाही और कोलकाता से नई ट्रेन के चलेगा। ठीक है, ये फोकस हो गया। बाकी जो है एक नजर अपना देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के भारत ने रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा कि भाई उच्चायोग कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये जरूरी है। महत्वपूर्ण समझौतों को ध्यान रखना है,
कि भाई समुद्री सहयोग होगा तो नीली अर्थव्यवस्था यानी मछली से संबंधित चीजें होंगी ही। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी इनसे हुआ, कभी कोई पूछ देगा, विकल्प बना देगा किन किन क्षेत्रों में हुआ, दो तीन चार आपको विकल्प दे देगा, एक दो सही है, तीन चार सही है, या चारों सही है, इस तरह का करके देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। समुद्री सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था हुआ, समझौता, बस अंदर आपको अंडरस्टूड है, यहाँ से समझ जाओगे आप। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित समझौता हुआ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत चीजें फोकस करने की जरूरत नहीं है, अंतरिक्ष में बहुत कुछ आता है तो हर तरह का समझौता हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को बाकायदे घेर करके दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है, पूछने योग्य है तो पूछा गया है। इसमें भी आपको बस इतना ही याद रखना है, केरल में कोझिकोड है, उत्तरी केरल में स्थित है कोझिकोड, जिसे भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया है। बस और ज्यादा ध्यान रखना है तो 2012 में केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन और एक सशक्त साहित्यिक शिक्षा आधार है, जिसके कारण 2012 में इसे मूर्तियों का शहर का भी टैग मिला है। ठीक है, बस आगे बढ़िए। लोक परीक्षा अनुचित, चूंकि आजकल पेपर बहुत तेजी से आउट हो रहे हैं, इससे संबंधित बहुत से चीजें चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी अधिनियम बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में धांधली, इन सबको रोकने के लिए, इन सब के लिए अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लाए गए इस कानून के तहत 10 साल तक की कैद है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप राष्ट्रीय समाचार को पढ़ते चले। अम्बेडकर की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ हुआ, ध्यान रखना है, राज्य का नाम रखना है। जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है वहां के, ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में बी आर अम्बेडकर की क्या कितनी फीट ऊंची, 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका प्रतीक है, सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बनाया गया है, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। बाकी ये भूमि सूमि कितना है, क्या है, ये सब जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रतिमा में 81 फीट मंच है, हालांकि ये भी नहीं पूछता है। कुल प्रतिमा की ऊंचाई पूछ देता है, इतना ही अभी तक पूछा है, ये सब चीजें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्होंने सरदार पटेल की भी मूर्ति बनाई थी। एक बार एक नजर इस पर भी डाल दीजिए, मूर्तिकार का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ बना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। केरल के कहाँ पे बना है, त्रिशूल में बना है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की केरल त्रिशूल में स्थापित करने की घोषणा की है। इतना ही पर्याप्त है और बहुत ज्यादा ये सब चीजें नहीं। हाँ, ग्राफीन के बारे में आपको पढ़ना है तो एक नजर पढ़ लीजिए, जीएस के नजरिए से भी जरूरी है। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, जो कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, बस हो गया काम खत्म यहाँ से आपका। इस तरह से आप पढ़ते चले जाइए। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैंने कल भी बताया था, जब आप पेपर सॉल्व करते हो, कोई पेपर सॉल्व करते हो, तब उसमें आप करंट के प्रश्नों को भी ध्यान दिया करिए। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रश्न पूछता है। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पे ध्यान देते जाओगे तो अपने आप यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने आप निपुण हो जाओगे चाट काटने और छाटने में। ठीक है, और बहुत ज्यादा कहानी नहीं पढ़ने का। देखिए, अब इसके बाद राष्ट्रीय खत्म करने के बाद आ जाइए अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, जैसे G7 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। तो ये इटली के अपोलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्निजिया क्या है, इग्निजिया है, में आयोजित किया गया। सबसे नंबर 1 जो ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे स्टार बनाने की जरूरत है, जगह का नाम, देश का नाम। ठीक है, उसके बाद यहां से सब, भाई इटली में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इटली की अध्यक्षता में होगा, ये अंडरस्टूड की बात है। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी और देश में कोई प्रोग्राम हो रहा हो और उसकी अध्यक्षता कोई और कर रहा हो, ये न के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इटली ही अध्यक्षता कर रहा है।
G7 के सदस्य देशों, यहां से ये सब चीजें कोई बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। बैठक G7 में सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश संगठन हिस्सा लेते हैं, उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लिया, ठीक है। भारत सहित 12 देश तथा संगठनों को आमंत्रित किया गया। अब आमंत्रित में कौन कौन से देश हैं ये जरूरी है ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ ध्यान रखना है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, जॉर्डन, केन्या, मारिटानिया, ट्यूनेशिया, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात। बाकी भारत सहित दे ही रहा है तो भारत है ही शामिल, ठीक है। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सब चीजों को ध्यान रखते भारत, मध्य पूर्वी यूरोप गलियारा क्या है इसके बारे में पूछ लेना है कि ये क्या है, ठीक है। पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, खास खास चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। मैं जब इससे पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से फोकस करता रहूंगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से चीजें आप पढ़ते चले गए। जैसे परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट, इसमें आपको ध्यान क्या देखना है, पहला ध्यान रखना है कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है, सिपरी का फुल फॉर्म है, ठीक है। यहां से यहां तक का छोड़िए, बस ध्यान रखिए 33% का वृद्धि हुई है। कब? 24 वाला जो रिपोर्ट आया है, 55वीं रिपोर्ट इसमें, ठीक है। इस वृद्धि में शीर्ष स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये जरूरी है ध्यान रखना कि भाई जो हथियारों का व्यापार हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है, उसमें शीर्ष स्थान किसका है, तो पता चला अमेरिका है। उसके बाद आता है स्थान चीन का, फिर आता है रूस का, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 4 नाम शीर्ष का याद कर लिया, ठीक है। अब आते हैं ये सब जो है चीजों को छोड़ते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया ये तो हो गए शीर्ष वृद्धि वाले, अब आपके नंबर आयातक और निर्यातक का, ठीक है। तो अगर यहां से ये सब चीजें जो देख रहे हो ना, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इतना विस्तार से, सीधा यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, आप चले आइए, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है परमाणु वारहेड का सैन्य, ये परमाणु के बारे में दे रहा है। तो नंबर 1 पे रूस है, इसके पास कितना है देख लीजिए, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे चीन है, चौथे फ्रांस है, पांचवें पे यूनाइटेड है, छठवें स्थान पे आ जाता है भारत। तो ये थोड़ा सा 4-5 ऊपर का कर लीजिए, क्रम से पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हथियार परमाणु हथियार में है, ठीक है। एक हथियार होता है वो बंदूक वगैरह टाइप का, AK-47 वगैरह ये सब चीजें, यहाँ पे परमाणु हथियार का सिपरी रिपोर्ट है। तो परमाणु हथियार में भंडार में कौन नंबर 1 पर है, एक क्रम पूछा जा सकता है, तो 5-6 नाम याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप रैंकिंग को तैयार करते चले गए। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक है, अब इसमें थोड़ा सा कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। किस सूचकांक को? वैश्विक शांति सूचकांक को। इसमें जो रिपोर्ट आया है, सूचकांक आया है, 163 देश और क्षेत्र शामिल है, हालांकि ये जल्दी पूछता नहीं है। अब ये सब चीजें छोड़िए, यहाँ पे चाहे तो आप एक नजर देखिए कि आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर है। दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में यमन है, ठीक है। अब सीधा अगर यहां से नहीं देखना है तो मैं कह रहा हूं सीधा आप आओ यहाँ पर देखो, और भारत का ढूंढ लो, भारत का शीर्ष 10 में नहीं है नाम, इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सूचकांक में दिया है 116 नंबर भारत है, भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति। अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन है, तो देखो जो बीच में दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ बना के दिया है, तो आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, 4 नाम तो 5 नाम तो ऊपर का इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सूची बना देता है, इधर सूची 1 सूची 2, ठीक है, मिलान करने के लिए दे देता है कि मिलाओ भैया मिलाओ, मिलाओ कौन किसका है। तो ऐसी स्थिति में 4-5 नामों का याद 4-5 नामों को याद रखा करिए, ठीक है। और रही बात निम्न का जल्दी पूछता नहीं, फिर भी नहीं पूछने के बावजूद पूछ देगा तो क्या करोगे, यमन, सूडान, 1-2 नाम करिए, बाकी नीचे का जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे नीचे यमन है, इतना ध्यान रखिए, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत पड़ोसी का देशों की बात है, बहुत जल्दी तो नहीं पूछता है, लेकिन भारत का रैंक पूछ देगा तो 116 याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है कि इतना डिटेल में दिया है तो आप एक एक अक्षर पढ़ो,
ऐसा कुछ नहीं। भारत का स्कोर ध्यान दिया, शीर्ष 4-5 नाम याद दिखे। पहला इंपॉर्टेंट जो है, पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, भारत। भारत का आपने स्थान ध्यान रख लिया, 116वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद शीर्ष के 4-5 नाम याद रख लिया, अंतिम के 1-2 नाम याद रख लिया, बस काम खत्म, आगे बढ़िए, ज्यादा समय मत बर्बाद करिए, ठीक है। इस तरह से पढ़ते चले जाइए, ठीक है। दुनिया के 50 सबसे अमीर देशों की सूची, बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होने की क्या जरूरत है, ये सब चीजें पूछता ही नहीं है, ये सब चीजें पूछता ही नहीं है। आप सीधा यहाँ पे देखो, अच्छा ये पेज उड़ा दिया हूं मैं, हाँ है तो शीर्ष अमीर देश, सीधा यहां से पढ़िए, न्यूयॉर्क, बे एरिया, टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, ठीक है। इतना 4-5 याद कर लिया। अब देख लो भैया अपने देश की स्थिति क्या है, भारत क्या है। तो भारत में कौन कौन है, मुंबई 82% की वृद्धि दर्ज की है। और भारत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, भारत का कौन कौन सा एरिया है, तो इसमें आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ढूंढने पे पता चल रहा है कि हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय राजधानी मुंबई में 58,800 करोड़पति है, ठीक है। और उसके बाद मुंबई को दुनिया के 24वें अमीर देश का दर्जा दिया गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा शहर कौन सा है, दिल्ली है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब कितने डॉलर हुआ, ये सब चीजें जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत के बारे में पढ़ लिया, अपने देश के बारे में पढ़ लिया। पहले स्थान पे भैया मुंबई है, दूसरे स्थान पे दिल्ली है, दिल्ली को टोटल स्थान में 37वें स्थान पे मिला हुआ है। बस बाकी चीजें सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, समय मत बर्बाद करिए, इतना थोड़ी ना पढ़ा जाता है, जो पूछा जा रहा है वही, ठीक है। स्वीडन नाटो का बना 32वां देश, ठीक है। बस सीधा पूछ देगा कौन सा नाटो का नवीनतम देश सदस्य बना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास करेगा, कहेगा कि 31वां सदस्य कौन है, तो ठीक है। थोड़ा सा हमने देख लिया भाई कि यहाँ पे कहा, अच्छा इधर इधर काट दिया, ये तो दूसरा न्यूज है, इधर का देखो। यहाँ पे क्या है, 32वां बन गया। 31वां सदस्य कौन बना था इससे पहले, फिनलैंड बना था। फिनलैंड के बाद कौन बन गया भैया, स्वीडन बन गया, बात खत्म। बाकी सब छोड़िए, कौन किससे विवाद था, कौन नहीं चाहता था, तुर्की हंगरी नहीं चाहते थे, ये सब जल्दी पूछता नहीं, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ते हुए चीजों को चले आए। प्रधानमंत्री भूटान यात्रा गए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां गए तो क्या क्या हुआ, 7 समझौता हुआ, ठीक है। 10,000 करोड़ की सहायता से 5 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के बीच में 7 समझौता हुआ। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अक्सर ये सब चीजें हर देश के साथ होता ही है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि थिम्पू में आयोजित एक समारोह में भूटान के नरेश ने, या भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लापो, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 मिलता जुलता दे देगा नाम, अगर आप ध्यान नहीं रखे रहोगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लापो, ये है भूटान का सर्वोच्च सम्मान, जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ये क्या है भैया, प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में भारत की मदद से अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल इत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने स्टार बना लिया, कब से चालू होगा, कितना चालू होगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं। यहाँ आपने इंपॉर्टेंट कर लिया, एक इंपॉर्टेंट हो गया, एक आपने यहाँ पे स्टार बना दिया, 7 समझौता हो गया। बाकी छोड़िए, आगे बढ़िए, है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है कि इसे जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जारी करता है। यहाँ देखा, चाहे आप यहाँ पे देखिए फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, चाहे नहीं, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा नाराज देश है, मतलब कि दुखी देश है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन भारत का कौन सा स्थान है ये यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। पहला स्थान यहाँ ध्यान रख लीजिए, अंतिम अफगानिस्तान है, और रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। उसके बाद इन सब चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़िए, ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ते रहिए। यहाँ पे क्रम में भी देख लीजिए, भारत का दिया हुआ 126वां स्थान, और यहाँ पे आ जाओ, शीर्ष 4-5 अपना नाम याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभी सूची बना के पूछ देगा तो क्या करोगे। तो शीर्ष के 4-5 नाम, अंतिम के 1-2 नाम,
और भारत का स्थान, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच की चीजों को कोई जरूरत नहीं है, यहां से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भैया, ये हो गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। लाई चिंग ते, लाई चिंग ते नाम है, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं, इतना ही पर्याप्त है। कौन सा कार्यकाल है, कैसे लड़े हैं, कितना सीट पाए हैं, ये सब जल्दी पूछता नहीं है। पूछ देगा ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है, विकल्प दिया रहेगा, 4 नाम दिया रहेगा। अक्सर ऐसे प्रश्न वन लाइनर ही बनते हैं। ठीक है, बाकी कहानी, इतिहास, भूगोल, इनका पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान है, सबसे दुखी देश है, दे दिया। एक आका और देख लीजिए, लेबनानो पड़ा हुआ है इसके ऊपर, बस हो गया। ब्रिक्स समूह, अब 10 देशों का संगठन होगा। भाई आपको पता ही है ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है। जो नए सदस्य हैं उनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सदस्य देश शामिल हुआ है, कौन सदस्य देश नहीं शामिल हुआ है। किसी भी स्थिति में जैसे तैसे बना करके पूछेगा, कह देगा निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स में नहीं शामिल हुआ है। तो जब ये आप 5 देश का नाम पता रहेगा आपको, तो आप आराम से छाट सकते हैं कि हाँ ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, ये व्यक्ति नहीं शामिल है, बाकी ये 5 लोग शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 5 नाम याद रखिए, जो मुख्य चीज है वही आप याद रखिए। आदर्श वाक्य की बात है, थीम की बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया आर्थिक घटनाओं का क्रम। अंतरराष्ट्रीय खत्म करने के बाद आर्थिक में आइए। जैसे खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, इतिहास भूगोल इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, सीधी सी बात है। अक्सर यही होता है, 14 खरीफ फसलों को जो है मंजूरी दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ सब चाहे पढ़िए, यहाँ से चाहे पढ़िए चाहे न पढ़िए, 14 खरीफ फसल ध्यान रख लीजिए। और 24-25 के लिए है ही, तो जाहिर सी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य 24-25 के लिए है, खरीफ फसलों का है। बॉक्स में आइए, यहाँ पे बना हुआ है, अक्सर पूछता है धान, धान 1 रखिए, धान ग्रेड 1 रख लीजिए, सिंपल धान। 24-25 में 2300 धान का है, और धान यानी ग्रेड 1 का 2320 रुपया। पिछली बार का ये था, वृद्धि की बात है, पिछली बार का नहीं पूछेगा जल्दी, बस आपको थोड़ा सा हल्का ध्यान रखना है। 24-25 में क्या है इसका ध्यान रखना है, कितने की वृद्धि हुई, 117 की वृद्धि हुई, बात खत्म। ठीक है, या आप 24-25 23-24 का भी अगर ध्यान है, 24-25 में 2300 है, और 23-24 में 2183, घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 117 का। ठीक है, और बहुत ज्यादा अगर ध्यान इसमें रखना है तो आप ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज्यादा किसकी वृद्धि हुई है, तो रामतिल में देखिए 983 रुपया। तो अक्सर यही ऊपर से पूछ देता है, बात खत्म। उधर गेहूं, रबी फसल में गेहूं वगैरह पूछ देता है, इधर धान पूछ देता है, बाकी ये सब चीजें जल्दी पूछता है नहीं। ठीक है, और बाकी जो है आप आगे बढ़िए। 23-24 दौरान देश में आए 44.43 अरब डॉलर की एफडीआई में सर्वाधिक योगदान किस देश का है, सिंगापुर का है। सिंगापुर आपने ध्यान रख लिया, कितना डॉलर भैया, कितना अरब डॉलर है, 11.77 अरब डॉलर, जो कि भारत को सिंगापुर का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इतना कर लिया। और इसके बाद सिंगापुर के बाद जो है आप चाहें तो मॉरिशस का ध्यान रख लें, अमेरिका का ध्यान रख लें, हो सकता है आपको कई नाम दे दे, कहे कि आप बताइए, बढ़ते क्रम में सुमेलित कीजिए, इस तरह का कुछ पूछ दे तो आपको ध्यान रखना। सिंगापुर तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है। सिंगापुर, दूसरा देश कौन है, मॉरिशस है, तीसरा कौन है, अमेरिका है, चौथा कौन है, ब्रिटेन है। बस काम खत्म, खत्म काम हो गया। बस सरदर्द मत पालिए, छोड़िए ये सब, छोड़िए ये सब, बढ़िए आगे, छोड़िए। जो पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ। कंटेनर पोर्ट सूचकांक है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। ये सब चीजें करते हुए भैया मुख्य मुख्य चीजें आप चल ले आइए। ठीक है, महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने की जरूरत। महाराष्ट्र में कहाँ, सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बधावन में। ठीक है, ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित किया जाएगा, बधावन प्रोजेक्ट हो गया, काम खत्म। ठीक है, बस ध्यान दीजिए कि भाई बधावन बनने वाला एयरपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। यह कैसा बंदरगाह है, ग्रीनफील्ड बंदरगाह है। बहुत हो गया, बस इतना। भारत का पहला ट्रांसिट हब कहाँ पर बना है, नाम याद रखिए, कौन समूह बना रहा है, बस हो गया। इस तरह से आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना मंगवाया। थोड़ा सोना वोना के बारे में पढ़ लीजिए, है बस इंपॉर्टेंट चीजों को अरबपतियों सूची में फोर्स द्वारा जारी किया गया है। अरबपतियों सूचियों में कौन कौन है, कितने डॉलर हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लिए। अगर इसका तालिका दिया है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़िए,
यहाँ से छोड़िए, यहाँ क्यों सर दर्द करा रहे हैं, इतना बारीक बारीक लिखा है, यहाँ पे सर दर्द मत कराइए, यहाँ पे सर दर्द मत कराइए। ठीक है, ये सब चीजें छोड़िए। यहाँ पे जब बॉक्स दिया हुआ है तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। आप आइए यहाँ पे, बर्नार्ड एर्नाल्ट जो कि विश्व के शीर्ष अरबपतियों में नंबर 1 पे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। इनकी कंपनी का नाम ये दिया है। इनकी जो कुल संपत्ति है 237 बिलियन डॉलर है। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 नाम याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है अपने देश के कौन से व्यक्ति हैं, किस नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी कट गया है गलती से, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी भी शामिल हैं, जिन्हें 116 अरब डॉलर संपत्ति के साथ 9वां स्थान दिया। ये है तो, यहाँ है तो, मिल तो गए मुकेश अंबानी। ठीक है, यहाँ से भारत का है तो इंपॉर्टेंट है भाई। शीर्ष 10 में भारत में कौन है नंबर 1 पर, तो पता चला मुकेश अंबानी है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो 9वें नंबर पे है, और भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे है, और वैश्विक दृष्टि से 116 अरब डॉलर के साथ 9वें स्थान पे। ठीक है, बस बाकी ज्यादा ये सब चीजें सरदर्द नहीं पालना है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते चले आए। खाद्यान्न उत्पादन की बात है, दूसरे अग्रिम अनुमान का, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितना बनाया गया है, 1541.87 टन। किसका है ये, खरीफ फसल का है। रबी फसल क्या है, 1551.6। बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछा ही नहीं प्रश्न है, इधर से पूछता ही नहीं, बहुत ज्यादा टोटल खाद्यान्न पूछ लेगा। ठीक है, इसी तरह बागवानी उपज का है कितना, 355.48 मिलियन। ठीक, बस काम खत्म, चलिए हटाइए। सब्जी फल ये सब जल्दी पूछता नहीं है, बाकी आपका इंटरेस्ट है तो एक नजर देख लीजिए, बाकी जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह आर्थिकी की चीजों को आपने किया। नवरत्न कंपनी का दर्जा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महारत्न कितने हैं। महारत्न पता चल गया। महारत्न जो भी है यार, उसको ध्यान दे के रट डालो, पढ़ डालो, याद कर डालो, तो आपको क्लियर हो जाए। प्रश्न ऐसे भी आता है, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, उसमें दिया रहता है नवरत्न कंपनी का नाम। तो महारत्न पढ़े रहोगे तो अपने आप छाट लोगे कि ये महारत्न नहीं है, ये वाला विकल्प में तो महारत्न वाला नहीं है, ये नवरत्न कंपनी होगा। बाकी नवीनतम में किसको नवरत्न का दिया है दर्जा, तो इरेडा नाम याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रख लीजिए, इरेडा का क्या है। और यहाँ पे दिया हुआ है 16 के बाद 17वां जो है कंपनी नवरत्न बन गई। 17 नवरत्न कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 13 महारत्न है, 13 महारत्न कंपनी का, गेल भेल ये सब करके सेल, ऐसे ही याद कर लो भाई। ठीक है, एनटीपीसी हो गया, वो कोयला वाला कौन सा है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, 13 नाम है, याद कर लोगे तो आराम से छाट सकते हो कि नवरत्न कंपनी फलाना है, ये महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, और बाकी नवीनतम नवरत्न कंपनी का ध्यान रखो। अंतरिम बजट की बात है, बजट में थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आइए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को अच्छे से पढ़ लीजिए, चूंकि यूपी का है तो यहां से प्रश्न आ सकते हैं। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी मिला है, बहुत कहानी नहीं पढ़ना है। 2 साल से लेकर आजीवन तक कारावास की सजा भुगतनी होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाना होगा, और ये अधिनियम लागू किया गया है, बस काम खत्म हो गया है। अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर अधीनस्थ, ये सब चीजें शामिल किया गया है, सभी संस्थाओं को शामिल ही किया गया होगा। ठीक है, ये सब चीजें हो गया है। इस तरह से पढ़ते हुए आप जो है मेन मेन चीज को फोकस करना है। ठीक है, मुख्य चीज को फोकस करना है, फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते चले आए। यूपी का आपने खत्म कर दिया। यूपी का लास्ट में आप देखेंगे कुछ बॉक्स में दिया रहता है, जैसे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश 6 नए उत्पादों को जीआई टैग। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 6 नए उत्पादों को टैग तो मिला ही है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने वाला राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए हुआ है। पूछ देगा कि सबसे ज्यादा टैग किसको मिला है, उत्तर आना चाहिए यूपी। 6 नए उत्पाद कौन से, तिरंगी बर्फी, ये सब चीजें तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये देखो बॉक्स दिया है तो यहाँ क्यों 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 सर दर्द बढ़ा रहे हो, क्यों आंखों को दर्द दे रहे हो। बॉक्स में आओ। तिरंगी बर्फी कहाँ की है, वाराणसी की है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट कहाँ की है, बनारस की है।
थारू कढ़ाई कहाँ की है? लखीमपुर खीरी की है। बेंत और बांस शिल्प कहाँ का? बरेली का है। जरदोजी शिल्प कहाँ का है? बरेली का है। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहाँ का है? पिलकुआ हापुड़ का है। बस यही छह आप तैयार कर लीजिए जो नया टैग मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हुए बात है। जैसे यहाँ पे 3D स्थानीय डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर। बस वाराणसी को याद करिए, थोड़ा सा ये सब चीजें देख लीजिए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ? बनारस, यानी बीएचयू में, बीएचयू इंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना। बस हो गया। बस थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। मुख्य कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ तथ्यसार है, वन लाइनर टाइप का दिया हुआ जैसे पहले उसमें दिया था, तो वन लाइनर ये सब पढ़ डालिए अच्छे से। कितना है? 2-3 पेज में है, काम खत्म। ठीक है, अब बात यहां से खेल असली शुरू होता है, समसामयिक अर्धवार्षिकी। ठीक है, क्यों खेल शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा चीज दिया रहता है। चर्चित व्यक्ति में कुछ चर्चित बहुत होते हैं, उनके बारे में पूछ दिया जाता है, तो आपको पहचानना है कौन चर्चित व्यक्ति है। रुचिरा कंबोज वास्तव में चर्चित प्रमुख व्यक्ति हैं? हाँ, तो उनके बारे में पढ़ लिया। ऑस्कर विजेता अल्बर्ट एस रूडी के साथ क्या हुआ? इस तरह से आप मुख्य मुख्य चीजों को, आप करीना कपूर वगैरह का क्या है? करीना कपूर का, हाँ देखिए यहाँ पे करीना कपूर क्या हुआ है, इन्होंने यूनिसेफ ने इनको क्या चुना है? राष्ट्रीय राजदूत चुना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूछ देता है। जैसे विद्या बालन एक बार जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी, किसकी? बीएसएनएल की शायद। ठीक है, ठीक से याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, उनके बारे में पूछ दिया था। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान देते हुए, चर्चित स्थल है, बहुत से स्थल किस लिए चर्चित हुए हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। शुतुरमुर्ग घोंसला पाया गया है, प्रकाशम जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान दे दिया। रंगपानी स्टेशन में क्या हुआ भाई? न्यू कैलिफोर्निया क्यों, कैलोडेनिया क्यों चर्चित रहा, इस पर ध्यान देना है। नवीनतम नियुक्ति से प्रश्न हमेशा आता रहता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। ऑपरेशन अभियान भी हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे चीजों को पढ़ते रहिए। और रही बात है कैसे पढ़ना है, तो उन सब चीजों का भी। 1 वीक 1 थीम किसका अभियान है, किस लिए चला गया है? एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, अभी लगातार चर्चा है। नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर जागरूक करने के लिए लोगों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किया था। इसके तहत इन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाया। ठीक है, इसका उद्देश्य जाहिर सी बात है देश भर में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना है। ठीक है, इस तरह से चीजें, इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है। योजना परियोजना बिल्कुल जरूरी है। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट क्या है, बताइए भाई उसके बारे में। यह एक लाइन में भी आपका प्रश्न बन सकता है, कई विकल्पों के साथ बन सकता है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ज्यादा मेहनत करना है, और बाकी उधर जो डिटेल में दिया हुआ विस्तार में है वो तो फटाफट आप लोग पढ़ लोगे। आयोग समिति कुछ बनाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, बार बार पढ़ते पढ़ते। अब समलैंगिक वगैरह वाला जल्दी पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या करना है, एक नजर मार लीजिए, तो कोई बुखार थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेला, महोत्सव, इन सब के बारे में पूछता है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 7 सदस्य देश कौन से हैं G7 का? ये सब तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया आउटरीच सत्र में, आउटरीच का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से चीजें पढ़ते हुए चले जाइए। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ। अक्सर यहाँ से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती। कहाँ हुई, बस इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हो गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। बस काम खत्म हो गया। ठीक है, इतना आपको जो है कॉमन सेंस है कि भाई ये है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो इसमें क्या चर्चा हुई होगी, क्या बार बार पढ़ रहे हो? 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुई, बात खत्म। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी खोज होते रहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ऐसे पढ़ते चले जाइए। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मुंबई में हुआ। थीम इसका क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखिए। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चीन का चंद्र मिशन चांग-ई 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कर देगा। चांग-ई 5 विकल्प बना देगा 4, चांग-ई 5, 4 इंग 6 या 4 या 3 कुछ भी दे देगा। आपको ये पता रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं,
ये तो मैंने 6 पढ़ा था, 5 4 3 नहीं है। ए पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, ए याद रखनी चाहिए, एक 6 था, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले गए सारी इंपॉर्टेंट चीजों को। नवीनतम पुस्तकों पर आए। नवीनतम पुस्तकों में भी आपको ध्यान रखना है कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नहीं ध्यान रखना है तो कितना है ही जी। एक बार पढ़ते चले जाओ। और खास लोगों का जिसका अक्सर पूछा रहता है, जैसे सौम्या स्वामीनाथन है, इंपॉर्टेंट पूछ देता है। सलमान रुश्दी का प्रश्न पहले भी पूछा गया है। सैम पित्रोदा का भी प्रश्न पहले पूछा गया है। तो ये सब प्रमुख व्यक्ति हैं, इनके द्वारा किताब जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक राउंड ऐसे पढ़ते चले। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया ने लिखा है द कॉन्स्पिरेसी, इसको ध्यान रखिए भाई, किसी देश के प्रमुख ने लिखा है, क्या है इसमें, इसका नाम ध्यान रखिए। राम मंदिर, राम मंदिर एक साझी विरासत, गीता सिंह ने लिखा है, थोड़ा सा राम मंदिर का ध्यान रख लीजिए। और जो खास खास हैं उनका ध्यान रख लीजिए। अब विवेक अग्निहोत्री वगैरह जल्दी फिल्मों उल्मों का तो पूछता नहीं है, ठीक है। इस तरह से चीजें। रस्किन बांड का बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए कि भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल गेट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनका भी बना लीजिए, ठीक है। ट्विंकल खन्ना वगैरह की बात है, जल्दी इन लोगों का किताब उताब पूछता नहीं है, तो अपना एक नजर देखना हो देखिए, नहीं आगे बढ़िए, ठीक है। आलिया भट्ट वगैरह इन सब ऐसे प्रश्नों को जल्दी पूछता नहीं है आयोग, ठीक है। एक चूंकि क्रिकेटर हैं तो इनका पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। मनसुख मंडवैया क्या है, ऐसे ऐसे कुछ कठिन नाम होते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इनका नाम है मनसुख मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो वही मंत्री हैं, उर्वरक मंत्री, हो सकता है पूछ ही दे, ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह का आप देख लीजिए और अपना तैयार कर लीजिए। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, इनकी पुस्तक पहले भी पूछे गए। तस्लीमा नसरीन भी हैं, बहुत ही फेमस लेखिका हैं, बार बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे तो हमें लगता है कि इसे वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टार बनाता है। नवीनतम पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, नवीनतम पुरस्कार भैया पूछता है, ठीक है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे पुरस्कार, सरस्वती से पुरस्कार कब नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा क्रम का है, 33वां सरस्वती पुरस्कार है, नंबर 1 याद करने की बात है। मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। क्या क्या कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। 33वां मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट। नाम क्या है, प्रभा वर्मा, चौथा इंपॉर्टेंट। उनकी कृति का नाम क्या है, रौद्र सात्विकम। ये इतने 4 5 है, कुछ भी पूछ देगा, तो इनको तैयार करना है। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, 15 लाख रुपए की राशि, बस काम खत्म। चमेली देवी पुरस्कार किसको मिला, ठीक है, संयुक्त रूप से मिला है तो उसका भी नाम याद रखिए। बाकी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़िए। लता दीनानाथ मंगेशकर, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, बस इतना भी पर्याप्त है, ठीक है। पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है। इस तरह से चीजों को, पुरस्कार को ध्यान देते हुए चले जाइए। अब जैसे उद्योग जगत के यंग यंग एंड यंग पुरस्कार है, तो आप ध्यान दीजिए, नाम ध्यान दीजिए। बाकी ये सब चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्सर ऐसे प्रश्न जल्दी आते नहीं है, फिर भी अपना कोई भरोसा नहीं है, देख लीजिए। पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार है, बस नाम याद रखना है, बस। और क्या, ये रटना नहीं है, नाम बार बार पढ़ना है। एक किताब आप एग्जाम तक, जैसे पीसीएस है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, कम से कम 3 राउंड पढ़ लीजिए, और 3 राउंड ही क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, प्रश्न जल्दी गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह पुरस्कार वाला थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसमें भी जैसे देखिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, नाम क्या रखना है, प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार हैं, इनका नाम है गुलजार, वह संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 के 98वें 91, कौन सा 58 याद रखना है, ने 59 58 57 कर देगा, कंफ्यूज जाओगे, ठीक है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। गीतकार गुलजार व संस्कृत विद्वान रामगुरु भद्राचार्य को, यानी दोनों लोगों को 23वें वर्ष 2023 के 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, नीचे के अक्सर प्रश्न आते नहीं। गुलजार कौन है, इनको संयुक्त रूप से साथ में मिला है, कैसे मिला है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी
भारत रत्न की बात है। 5 वर्ष बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 में 5 विभूतियों को दिया गया। कितने विभूतियों को भारत रत्न दिया गया? 5। नाम याद रखना जरूरी है। जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। 5 नाम याद रहना चाहिए। पूछ देगा इनमें से कौन किसको भारत रत्न नहीं दिया गया। ठीक है, इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी बॉक्स में नंबर दिया गया है। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है 5 लोगों में भारत रत्न? तो आपका उत्तर होगा 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। ये भी प्रश्न पूछता है कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो 132 लोगों को दिया गया है। अब 132 नाम तो याद नहीं रख पाओगे भाई, बात सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? 132 नाम नहीं याद कर पाओगे, लेकिन एक नजर पढ़ के चले जाओ नाम। खास करके उसमें यूपी के एग्जाम है तो यूपी में जिसको पद्म पुरस्कार दिया गया है और खिलाड़ी जैसे है कोई, उसको जो है फोकस करिए, बहुत नाम मत रटिए। ठीक है, इस प्रकार से कुल 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्म श्री शामिल है। ठीक है, इनमें 2 युगल पुरस्कार भी शामिल है। युगल पुरस्कार के तहत दो लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। पुरस्कृत में 30 महिलाएं, 8 विदेशी अप्रवासी, भारतीय व भारतीय मूल श्रेणी के हैं। 9 लोगों को मरणोपरांत। कुल टोटल पद्म पुरस्कार की बात चल रही है तो टोटल जो दिया गया है उसमें 5 है पद्म विभूषण, याद रखिए, 17 पद्म विभूषण, 110 पद्मश्री। इनमें 2 युगल पुरस्कार हैं जिन्हें एक गिना जाता है। पुरस्कृत में 30 महिलाएं हैं। 30 महिलाएं इंपॉर्टेंट है, 8 विदेशी हैं इंपॉर्टेंट है, 9 लोग मरणोपरांत है कुल में। ठीक है, अब पूछतेगा भारत रत्न पद्म भूषण से कुल भारत रत्न की बात हो रही, फिर बात आ जाएगी पद्म विभूषण में कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पद्म विभूषण देश के दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इससे जो है 5 लोगों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना होगा नाम को। उसके बाद आते हैं, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, एक नजर आप करते चले जाइए। ठीक है, देखते हुए 16वां फिल्म फेयर पुरस्कार बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, गांधीनगर में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं आलिया भट्ट को रॉकी एंड क्वीन की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद चोपड़ा। बस पर्याप्त है इतना ही। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे नहीं देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्स देख लीजिए सीधा, यहाँ का छोड़ दीजिए। यहाँ हेडिंग आपने पढ़ा, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ, जान गए, जल्दी पूछता नहीं कहाँ पे आयोजित हुआ, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसके बाद विध चोपड़ा को किसके लिए मिला? निर्देशक के लिए लिया। किस फिल्म? 12वीं फेल। यहाँ पर देख लीजिए सीधा पुरस्कार सूची दिया हुआ है। 12वीं फेल क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी नाम दे दिया, विध चोपड़ा किसके लिए? 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बाकी नीचे उचे जल्दी पूछता उछता है नहीं। ठीक है, तो इसको काट के आगे बढ़ेंगे, समय मत बर्बाद करिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? नाम याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? बस ये ध्यान रखिए कि लेखिका है भारतीय, इनका नाम है अरुंधति राय। इनको जो है पेन पेंटर पुरस्कार की घोषणा की गई है, लंदन में इनको दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार जर्मनी, कहाँ की लेखिका है? जर्मनी को फोकस करना है, जर्मन को फोकस करना है, जर्मन लेखिका है, इनका नाम है जैनी एरपन पैक। इनका लिखित जो पुस्तक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये फोकस करना है, लिखित जो इनका किताब है वह है माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस। ठीक है, कैरोस को फोकस करना है। बाय द वे पूछा कौन अनुवाद किया है, तो पाइकस हॉफमैन। तो ये 2-3 चीजें तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, बुकर पुरस्कार के साथ कुछ शर्त है, कैसे दिया जाता है? जो पुरस्कार राशि दिया जाता है वह अनुवादक और उनमें बांटा जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को समान रूप से बांट दिया जाता है। ये सब तो कई बार आप लोग पढ़ लिए होंगे। कैरोस में क्या है भाई? कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय परिवर्तनों की पड़ताल करता है।
एक सामान्य जानकारी के लिए आपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, इस प्रकार से पुरस्कार को मेन चीजों को पढ़ते चले गए। और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कांस फिल्म महोत्सव की बात है, बहुत ज्यादा इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका जो है दिया रहता है बॉक्स, सीधा आप वहां पर आइए, अगर बॉक्स दिया है तो नहीं दिया है बाय द वे, तो किस फिल्म को नंबर 1 का फिल्म मिला। महोत्सव में पाल्मा डी ओर कांस फिल्म में महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार। इस बार 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट को, जो 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है, प्रदान किया गया सर्वोच्च पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि भारतीय है, 30 वर्ष के बाद है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट चीजों को आपको फोकस करना है। उसके बाद यहां पर देखिए दिया हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाल्मा डी और किसको दिया गया है, एनोरा, इसके निर्देशक हैं सिन बेकर। ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपड़िया, फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ध्यान रख लीजिए, अभिनेत्री बस काम खत्म, निर्देशक बस बाकी छोड़िए। हाँ देखिए, इसको नहीं काटना है भाई, ये तो ऑस्कर है, ऑस्कर को नहीं काटना है, ऑस्कर से अक्सर प्रश्न आते हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड समारोह, ठीक है, किसको दिया गया, लॉस एंजल्स में ही हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें छोड़ते हुए यहाँ पे देखोगे आप नीचे बॉक्स दिया होगा, बना होगा। बॉक्स नहीं है तो देखिए हेडिंग डाल के दिया है। सीधा यहाँ आइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है, इनके निर्देशक का नाम याद रखना है क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का थोड़ा ध्यान रखना है एम्मा स्टोन, फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। सहायक वहायक का जल्दी पूछता नहीं है, इधर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से चले आए। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है, निमहांस को मिला है। ठीक है, नाम याद रख लिया, थोड़ा सा कहाँ के हैं, बेंगलुरु के हैं, इनको दिया गया है। इस तरह से लोकेश मुनि को अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नाम याद रख लिया, बस काम खत्म। खेल जगत लास्ट में आता है, खेल जगत। खेल जगत बहुत बोर करता है, लेकिन आपको बता दूं खेल जगत से ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। बहुत ही खास और अच्छा प्रश्न है तभी आता है। जैसे मान लो ये चर्चित व्यक्तित्व वगैरह जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का इसमें रिकाम, बजरंग पुनिया, सुनील छेत्री, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। संन्यास उन्यास जो जल्दी लेता है उसके बारे में पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना देख लीजिएगा एक नजर। ठीक है, क्रिकेट, जैसे मान लीजिए T20 विश्व कप आयोजित हुआ, तो विश्व कप भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है, भारत ने जीता है, वर्षों बाद जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन जीता, कौन कौन खेला, कौन जीता, विकेट, 6, 4, ये सब चीजें जो रिकॉर्ड बने हुए, इनको एक नजर आप करते हुए चले जाइए। ठीक है, इस तरह से चीजें देख लीजिए। और अंत में जब आते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे, जैसे ये सब छोटी छोटे चीजें पूछे रहते हैं, तो ये सब जल्दी पूछता नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, कितना पूछेगा करंट अफेयर्स, ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी है, मान लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लीजिए, दे लीजिए किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था। जैसे मुंबई ने 42वीं बार जीता था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। भारत की पहली हाइब्रिड पिच है, कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त मैदान बन गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद छोड़िए, विजडन क्रिकेट अवार्ड भी कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिए कौन कौन है, हल्का सा ध्यान रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। बाकी जो है देखिए बहुत से ये सब चीजें पूछता नहीं है। ठीक है, अच्छा ये विजडन का ही है, इसको मत काटिए, ये विजडन का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर, तो यहाँ पे नाम दिया है, ऊपर भी नाम दिया है, तो ध्यान दे दीजिए। ठीक है, बाकी डकवर्थ लुइस नियम के जनक का निधन हो गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप, अब ये भी ध्यान दिए, बहुत पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, लेटेस्ट का अक्सर पूछता है। ठीक है, या तो बहुत ही फेमस हो,
ठीक है। बीसीसीआई अवार्ड कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिए मोहम्मद शमी, रविंद्र जसप्रीत बुमराह को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, किस वर्ष के लिए है, कभी कभी इसमें से भी पूछ देता है। ठीक है। पाली उमरीगर अवार्ड है, इन लोगों को मिला है। महिला का नाम स्मृति मंधाता को मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी ये सब नीचे के बहुत ज्यादा चीजें पूछते नहीं है। ठीक है, ये सब पूछता नहीं है जल्दी, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आईसीसी अवार्ड भी एक नजर देख लीजिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया है, पैट्रिक कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। T20 का सूर्य कुमार को दिया गया है। बाकी और बहुत ज्यादा नीचे के पूछते उठते नहीं है। महिलाओं में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, महिलाओं का किसको मिला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। ठीक है। इस तरह से फ्रेंच ओपन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए इसका। ठीक है। बाकी और भैया जो दुनिया भर का है ना, ये सब चीजें जो है मैड्रिड फैड्रिड ये सब जल्दी पूछता उछता है नहीं। बाकी आपको इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। जैसे अमेरिकन टेनिस हो गया, फ्रेंच टेनिस हो गया, विम्बलडन हो गया, और क्या क्या ऑस्ट्रेलियन हो गया, इन सब से प्रश्न आता है कभी कभी। ठीक है। अब ये मिश्रित उश्रित जल्दी पूछता उछता है नहीं। ठीक है। ये बेटन कप, ये सुल्तान अलजान, ये सब अब ट्रेंड नहीं है, अब नहीं पूछता है। बैडमिंटन में भी कोई खास है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, वो सब पूछ लेता है, नहीं तो जल्दी नहीं पूछता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी जैसे कोई भारतीय है कुछ खास किया है तो अपना ध्यान रख लीजिए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन है, प्रमुख है तो ध्यान दीजिए, दीजिए नहीं छोड़ दीजिए। एशिया बैडमिंटन ये सब चीजें जल्दी पूछेगा नहीं। ठीक है, एक ही दो प्रश्न रहेंगे। फुटबॉल, अब जैसे फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, ब्राजील रखेगा करेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। पूछ सकता है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो आपका उत्तर होगा ब्राजील, बाकी जो है छोड़ दीजिए। ठीक है। इस तरह से ये सब चीजें देखो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब चीजें जल्दी पूछता उछता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। संतोष ट्रॉफी एक आध बार पूछा है तो हल्का से ध्यान रखिए, नहीं छोड़िए। ठीक है। और ये सब जो है जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है। क्या है, हाँ गोल्डन फीफा का सर्वश्रेष्ठ, देखिए ये भी गलत मैंने काटा हूं। ठीक है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये सब कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, जल्दीबाजी में बहुत नहीं करना है। फीफा खास चीजें निकाल लेना है। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, भाई फीफा बहुत बड़ी संस्था है जो फुटबॉल कराती है। तो भाई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, पुरुष में लियोनेल मेसी, महिला में कौन है, ये एतेना बोनस्मति, बस हो गया काम खत्म। नीचे का हटाइए, ये सब पूछता नहीं जल्दी। कि शतरंज मास्टर, तो आपको नींद में भी नाम याद आ रहा होगा, तो इसमें जो है ध्यान रखिए। नहीं, ये उनकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ध्यान रखने की ये जरूरत है भैया कि 25वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 25वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है पी श्याम। ठीक है, पी श्याम नाम है इनका, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। विलियर्ड स्कूनर, इसको मैं बोल रहा था कि आप सोए भी रहते हैं तो इनका नाम सपने में भी याद आ जाएगा। पंकज आडवाणी, कोई अचानक से उठा के पूछ देगा विलियर्ड स्कूनर कौन जीता है, पंकज आडवाणी, क्योंकि पंकज आडवाणी लगातार जीतते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से इनका नाम याद रख सकते हैं। बाकी ये सब चीजें यार बहुत ज्यादा नहीं, बहुत खास चीज रहता है तभी पूछता है, तो मुझे लगता, मैं तो ये सब चीजें काटते हुए आगे चल जाता हूँ, खास खास चीजें पढ़ता हूँ। ठीक है, ये सब जल्दी पूछता उछता नहीं है। पहले कभी कभी आता था, इधर तो मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से खेल से ज्यादा प्रश्न आ नहीं रहे। ठीक है, विश्व कप तीरंदाजी है तो हाँ इसमें कभी कभी जो है कौन कितने स्वर्ण मिला, कितने पदक मिलता, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को, विश्व कप तीरंदाजी है, ठीक है, क्षेत्रीय नहीं है, ये विश्व कप तीरंदाजी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत को कुल पदक कितना मिला, कभी कभी पदक का भी पूछ देता है सूची बना करके। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राफिक बना करके दिया हुआ है तो वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब जो है कुश्ती उश्ती ये सब जल्दी तो पूछ ही नहीं रहा है फिलहाल, जो है कुश्ती उश्ती जल्दी पूछ नहीं रहा है। नीरज चोपड़ा का तो चूंकि फेमस रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कहाँ पुरस्कार मिला। ठीक है, यहाँ देखिए पदक तालिका दे दिया ना, यहाँ पर से ध्यान रखिए भाई स्वर्ण भारत ने 4 जीता,
5 रजत है, 9 कांस्य, कुल 18 पदक जीता है। ठीक है, ऐसे पदक में भी कभी कभी पूछ लेता है। खेल में खास खास चीजें पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल का। ठीक है, छोटे छोटे नहीं पूछते हैं। ब्रिक्स खेल देखिए दिया है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर हुआ, कितने शीर्ष पदक जीता, भारत का कितना पदक रहा, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल अंतरराष्ट्रीय खेल है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, कहां पर होगा, इसका कौन है शुभंकर, बिनबिन है, और कौन है, नीनी है। ठीक है, साइबेरियन टाइगर से प्रेरित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है। इसका प्रतीक क्या है, ब्रेक थ्रू है। ठीक है, इस तरह का है। इसका सांग क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अंगेसिया। इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी जो है मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, थोड़ा थोड़ा फोकस कर लीजिए। बात आती है कि एक छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। ठीक है, खेलों का यूथ गेम का शुभंकर वीरमंगई वेलू नचियार था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ आयोजित हुआ, असम के गुवाहाटी में हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पदक विजेताओं का तालिका, यहां से थोड़ा सा ध्यान लिख दीजिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश। प्रस्तावित खेल आयोजन से भी कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है, फलाना खेल कहाँ होगा, तो कुछ खास खास चीजें आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। लास्ट में आता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस सप्ताह सप्ताह। वैसे है तो बहुत, लेकिन आपको खास खास चीजों को ध्यान रखना है। जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसका थीम पूछ सकता है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, या हिंदी में दिया रहे स्वयं और समाज के लिए योग, तो ये जरूरी हो जाता है। उसी तरह बहुत से आ जाते हैं, जैसे 5 जून हो गया, कहाँ है पर्यावरण दिवस का, इस बार नहीं बनाया क्या, वो डेट ही नहीं दिया है। दिया 9 जून, 12 जून, 3 जून, 5 जून पर्यावरण दिवस का थीम नहीं था क्या इस बार, इसमें फिलहाल नहीं दिया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना है। ठीक है, जैसे 31 मई विश्व तंबाकू दिवस अक्सर पूछता है, इसका थीम भी ध्यान रखिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस खैर तो नहीं जल्दी पूछता है, लेकिन जो है खास खास चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए पूछ सकता है, इसका थीम पूछ सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का डेट तो याद रखना ही है, साथ साथ आपको थीम भी याद रखना है। जैसे 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, कई बार इसका थीम पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही खास खास चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे विश्व गौरैया दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षय दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको डेट तो पढ़ो ही, डेट भी तैयार होगा जीएस के नजरिए से, और आपका थीम तैयार करोगे तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपका ये प्रश्न भी सही हो जाएगा। जैसे विश्व गौरैया दिवस, इसका थीम पूछ देगा गौरैया, उन्हें एक ट्वीट मौका दो, मुझे गौरैया से प्यार है, आई लव स्पैरोज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पायर नकलुजन, ये इनका थीम है इस वर्ष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व वन्य दिवस, डेट तो तैयार ही होगा, साथ ही साथ इसका थीम भी ध्यान रखिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है, तो ऐसे चीजों को स्टार बना दिया करिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सब चीजों को पढ़ते चले जाइए। ठीक है, ये सब डेट दिया हुआ है। कुष्ठ रोग का भी पूछा गया है, कुष्ठ रोग को हराएं। ठीक है, ये सब भी थीम कभी कभी पूछता है। वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। ऐसे प्रश्न भी बार बार आते हैं, जैसे दलहन वर्ष घोषित किया गया था, उसके बारे में प्रश्न आया था, इसी तरह ये भी आ सकता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस किसने घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो ये जो 2025 अंतरराष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी वर्ष है, ये भी पूछ सकता है। किस डेट को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि भाई 25 मई को। क्यों, क्योंकि 2024 के पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है।
2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा? अंतरराष्ट्रीय कैमलिड वर्ष। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में नामित किया है। कैमल माने ऊंट। ठीक है, यहाँ कैमलाइट्स का मतलब ऊंट के बच्चों से है। कैमलाइट धरती पर सबसे प्रतिकूल परिस्थिति तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है। तो यहाँ पे विस्तार से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये 3 डेट कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से आप घटनासार प्लस देखिए यहाँ पे नीचे क्रॉनिकल दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिला करके आपने कर लिया तो 90% लगभग आपका प्रश्न सही हो जाएगा। मान लो 30 प्रश्न आ रहा है तो 30 में आपका 25 हो जाएगा, आराम से 25 प्रश्न कर लोगे, 25-26 प्रश्न आराम से कर लोगे। इतना ही करना है, 35 आवे तो 30-32 प्रश्न करना है। ठीक है, यही है। इस तरह से जीएस को आप बढ़िया से करिए स्कोर। करंट अफेयर्स का जीएस में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए करंट को कभी इग्नोर मत करिएगा, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से कम पीसीएस परीक्षा से 3-3 बार पढ़ लीजिएगा, 3-3 राउंड, 3 राउंड इसको क्रॉनिकल को, 3 राउंड उसको। और आपको बताऊं, जब पहले राउंड में आप लोग पढ़ते हो तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, बोर भी होते हो, मेहनत भी लगता है, ऐसा लगता है कि याद भी नहीं रहा, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही एक राउंड पढ़ लोगे वैसे ही चीजें जब दूसरी बार पढ़ोगे तो और आसान हो जाएगा, तीसरी बार और आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें पीले रंग का हाइलाइटर ले लो और रंगते चले जाओ। जो इंपॉर्टेंट है उसको, ये नहीं कि पूरी की पूरी किताब ही रंग दिया तो इंपॉर्टेंट गैर इंपॉर्टेंट कुछ पता ही नहीं चला। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां हल्का सा स्टार बना दिया करो, या कुछ ऐसा इशारा बना दो कि ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसे बार बार देखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजों को हाइलाइटर से कलर करते चले जाइए, और लास्ट में जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो बस वही हाइलाइटर वाला चीज पढ़िए, हाइलाइटर वाला। और हाईलाइट भी जो चीज करोगे आप, मैंने तरीका बता दिया है, उसी अनुसार से करिए। इस प्रकार से जीएस का करिए। हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक आपके लिए मैंने तैयार किया है, हैंड रिटन नोट्स है, मेरा नोट्स है, जहां से हमेशा मेरा जो है 56, 57, 58, 59 तक रहा हुआ है। ठीक है, तो आप भी सामान्य हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा किताबों का बोझ पाले हुए सर पे। ठीक है, तो इस किताब को भी आप लोग लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जीएस आप उधर करिए। देखिए ऐसा है, बहुत से लोग कहते हैं जीएस को पढ़ाइए सर। देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बताया, अभी नया यूट्यूब चैनल मेरा है, जिस दिन ये संख्या 10,000 क्रॉस करने लगेगी ना, उस दिन मैं कराने लगूंगा। नहीं तो यार बहुत तकलीफ होता है, इतना मेहनत करो उसके बाद जो है देखे नहीं लोग, तो यार मेहनत लगता है कि बेकार चला गया। थोड़ा संख्या बढ़ने दीजिए, आप लोग शेयर करते रहिए, बढ़वाइए संख्या। उसके बाद तो जीएस में ऐसा पढ़ाऊंगा कि किसी भी परीक्षा में 100 से नीचे आपका स्कोर नहीं होगा, इतना यकीन रखिए। और सभी चीज मैं सही गाइड करता हूँ तो जीएस भी सही गाइड करूंगा। ठीक है, लोगों की तरह आपको भटकने नहीं दूंगा, मैं आ गया हूँ अब। ठीक है, लेकिन थोड़ा संख्या बढ़ जाने दीजिए, उसके बाद काम करते हैं। बहुत मेहनत लगता है, वो सब चीजें बहुत मेहनत वाली चीजें। यही देखिए, जबान लड़खड़ाने लगता है, 1 घंटे से ऊपर हो गया बनाते हुए वीडियो, जबान सूखने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगता है, फिर भी मैं जो हो बनता है करता रहता हूँ। जीएस के लिए भी मैं करना चाहता था, लेकिन लोग अभी जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को अभी विश्वास होने में टाइम लगेगा। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो मैं आपके लिए करूंगा, निश्चिंत रहिए। तब तक इसको पढ़िए, हिंदी की बहुत बेहतरीन नोट्स है, ऐसा आपको पूरे मार्केट में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसको कब एहसास होगा, जब आप पेपर दे के आएंगे तब। ठीक है, ज्यादा मूल्य नहीं है, 149 रुपया इसका मैंने प्राइस रखा है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है, और बहुत कुछ इसमें रखा हुआ है। जितनी भी आज तक की हिंदी किताब आप देखे होंगे उससे सबसे अलग किताब है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।